के नाम पर रखा गया दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा का नाम। राष्ट्रपति ने किया स्टेडियम का उद्घाटन। कटिहार में कांग्रेस के कार्यक्रम में हुआ हंगामा। लगातार कांग्रेस को करना पड़ रहा है विरोध का सामना। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास भी थे मौजूद। डीटीवी भारत की खबर का हुआ बड़ा असर। पुलिस का वसूली करते वीडियो हुआ था वायरल। एसपी ने लिया संज्ञान। नहीं खत्म हो रहा कोरोना का कहर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने फिर बढ़ाई देश की टेंशन। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। तो देश के या दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। बता दें आपको कि अहमदाबाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा स्टेडियम का नाम। तो बता दें आपको कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है। अहमदाबाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस स्टेडियम का उद्घाटन किया है और इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और उन्होंने इस दौरान एक बड़ा ऐलान किया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इस स्टेडियम का नाम होगा। ऐसी जो ऐलान है वो देश के गृह मंत्री ने किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा इस स्टेडियम का नाम। तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। तो आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया है कि इस स्टेडियम में ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे यहां 6 महीने में ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े खेलों का भी आयोजन हो सकता है। इसके साथ ही अहमदाबाद को भी अब स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा। गृह मंत्री ने आगे कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ लंबे वक्त से काम कर रहा हूं। उन्होंने हमेशा युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया है और खेलो इंडिया योजना के तहत ही इस विजन को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं अमित शाह ने यह भी ऐलान किया है कि करीब 600 स्कूल को इस स्टेडियम के साथ जोड़ा जाएगा। सभी स्कूलों के बच्चों को यहां पर लाया जाएगा और खेलने का मौका भी दिया जाएगा। अमित शाह ने आगे बताया कि स्टेडियम में जिस तरीके से जो पास होगा उसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके पास। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था। मित्रों, आज मैं जब यहां पर इस कार्यक्रम में बोल रहा हूं तब मुझे मोदी जी का ये सभी जो सुविधाएं खड़ी हो रही इसके लिए उनकी जो दूरदर्शिता थी, उनका जो विजन था, उसका जिक्र अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी बात अधूरी। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, कई बार उन्होंने मंत्रिमंडल में कहा कि गुजरातियों को 2 चीजों में आगे बढ़ना चाहिए। सब चीज में हम आगे, 2 चीजों को नहीं छोड़नी चाहिए। एक स्पोर्ट्स और दूसरा सेना में भर्ती। सेना में भर्ती का कोटा भी हमारा खाली रह जाता था और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी गुजराती कहीं दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी ढूंढो दिखाई नहीं पड़ते थे। वहीं से नरेंद्र भाई ने गुजरात में दोनों की चीजों की शुरुआत की और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जो हमारा गुजरात का कोटा है सेना की भर्ती का। तो आपने सुना कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा और आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है और इस स्टेडियम का नाम पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। शिवानी, आज देश को एक बड़ा तोहफा मिला है, एक बड़ी सौगात। जी अविनाश, मैं आपको बता दूं कि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस स्टेडियम का जहां उद्घाटन किया, इसके साथ ही गृह मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा है कि इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा जाएगा। वहीं अगर हम इस स्टेडियम की खासियतों की अगर हम लोग बात करें तो अमित शाह ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि इस स्टेडियम में लगभग 600 स्कूलों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। उन्हें इस स्टेडियम से जोड़ा जाएगा और उन्हें खेलने का मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसके आसपास के पास जो भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उसे पूरे इलाके में वैसे पूरे इलाके में 20 स्टेडियम बनाकर वहाँ पे तैयार किए जाएंगे। और साथ ही साथ जितने भी युवा हैं उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी योजना के तहत काफी आगे बढ़ाने की भी बातें करते हैं। उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। हम आपको ये भी बता दें अविनाश की उन्होंने अमित शाह ने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में
सरदार पटेल को भुलाने का एक काम किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम किया है जिससे सदियों तक सरदार पटेल का नाम नहीं मिटाया जा सकता। और जो लोग अपने परिवारों में सिमटे हैं, ये उन सभी लोगों का जवाब है। बिल्कुल। शिवानी, जिस तरीके से आपने कहा कि उस पूरे इलाके में 20 और स्टेडियम जो है वो तैयार किए जाएंगे, मतलब ये समझा जाए कि पूरे इलाके को एक तरीके से स्पोर्ट्स सिटी के तहत डेवलप करने की पूरी तरीके से योजना है नरेंद्र मोदी सरकार की, या यूं कहें कि गुजरात सरकार की? जी बिल्कुल अविनाश, देखिए अगर हम बात करें तो पिछले साल 24 फरवरी को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब यहाँ पर आए थे, तो उस समय इस स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप का एक कार्यक्रम हुआ था। उस समय इस स्टेडियम की जो अत्याधुनिक सुविधाएं थी, वो महज आपको 53,000 दर्शकों के बैठाने की ही क्षमता थी यहाँ पे। लेकिन अब इस स्टेडियम की जो क्षमता है वो बढ़ चुकी है और ये लगभग 1,10,000 लोग जो है वो अब यहाँ पर बैठ सकते हैं। अगर हम इसके स्टेडियम के बारे में अगर हम देखें, जिस तरीके से अमित शाह ने ये भी कहा कि यहाँ पे सारी सुविधाएं दी जाएंगी, लगभग 6 महीने तक जितने भी गेम्स है वो यहाँ पर हो सकते हैं, तो सुविधाओं की भी यहाँ पे तैयारी की गई है। यहाँ पे मोटेरा स्टेडियम में अगर देखें तो 76 वातानुकूलित कॉर्पोरेट बॉक्स बनाए गए हैं और 63 एकड़ में ये अहमदाबाद टेस्ट स्टेडियम जो है वो फैला हुआ है और इसे बनाने में लगभग 700 करोड़ रुपए लगे हैं। मतलब वैश्विक सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी शिवानी, मतलब ये माना जाए कि वैश्विक सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। जिस तरीके से हम अमित शाह जी को सुन रहे थे, यानी कि देश के गृह मंत्री को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि पूरी तरीके से वैश्विक सुविधाओं से लैस होगा ये स्टेडियम, और साथ ही साथ जिस तरीके से कुछ बड़े खेल आयोजन भी यहाँ पर कराए जा सकते हैं, जिसमें ओलंपिक का भी जिक्र किया जा रहा है, जिसमें एशियाड गेमों का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम, इस तरीके से बड़े जो वैश्विक लेवल के जो स्पोर्ट्स जो होते हैं उसको भी यहाँ पर लाने की, वहां पर कराने की पूरी तरीके से तैयारी चल रही है, ऐसा माना जाए? जी बिल्कुल अविनाश, देखिए जब क्रिकेट मैच होता है तो उसमें पिच का काफी अहम भूमिका माना जाता है। तो इस स्टेडियम में लाल और काली मिट्टी के अलग अलग पिच भी इसमें बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताते हैं कि यहाँ पे जो ड्रेसिंग रूम होंगे खिलाड़ियों के लिए, वो भी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। हालांकि आज 2:30 बजे से वहाँ पे क्रिकेट मैच भी शुरू हो चुका है और इसके साथ ही इसमें जिम के साथ ही कई अन्य जो सुविधाएं वो भी दी गई है। अगर डे नाइट मैच की हम बात करें तो LED लाइट भी लगाई गई है। कह सकते हैं कि देश का ये ऐसा पहला स्टेडियम है जहाँ पे डे नाइट मैच LED लाइट में खेला जाएगा। मतलब इस तरीके से समझा जाए कि पूरी तरीके से वैश्विक सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। शिवानी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए शिवानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी सहयोगी शिवानी जो अधिक जानकारी दे रही थी। एक बार फिर से आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में मौजूद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस स्टेडियम का नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस में कलह की। कांग्रेस में लगातार कलह जारी है। आपको बता दें कि कटिहार में भी एक कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम में प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी के साथ साथ तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भगचरण दास भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अलावा कई जगहों पर इससे पहले भी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखा गया है। दादे आपको की कार्यकर्ताओं का हंगामा अधिक जगहों पर जिला अध्यक्षों के रवैये से नाराज होकर देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही कांग्रेस के अंदर घमासान जारी है और अब कटिहार में कांग्रेसी कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए हैं। दरअसल किसान सत्याग्रह पदयात्रा को लेकर कटिहार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान जिला अध्यक्ष के रवैये से नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ी कि बात हाथापाई तक भी पहुंच गई और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी भगचरण दास भी वहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी मौजूद रहे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, किस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस का जहां जहां कार्यक्रम हो रहा है, चाहे बात बेगूसराय की हो या कटिहार की हो, अन्य जगहों पर भी इस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है? जी लगातार सर आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जहां जहां पर बिहार के प्रभारी भगचरण दास जी जा रहे हैं, लगातार जो है कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके बर्ताव से जो है लगातार जो है हंगामा हो रहा है और कार्यकर्ता जो है नाखुश है। इसी क्रम में कटिहार में भी एक सत्याग्रह आयोजन किया गया था कांग्रेस की तरफ से। इसी कार्यक्रम से पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत में ही जो है जिला अध्यक्ष ने मंच पर कुछ कहा। उसके बाद जो है जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उनके द्वारा विरोध किया गया और जमकर विरोध नारेबाजी करते हुए जो है
हंगामा किया गया और एक मनीष, फिलहाल जो की स्थितियां क्या हैं? क्या सब माहौल- कुछ ठीक है? जी अभी मनीष, सर हाँ। अभी स्थिति सर यहाँ के सामान्य है, मगर जिस तरह से यह हंगामा हुआ है, यह एक गलत संदेश जो है जा रहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक फूट है और दरार है, और जिलाध्यक्ष के जो बर्ताव है, जिलाध्यक्ष जो कार्यकर्ता के साथ बर्ताव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को एक बड़ा जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मनीष, और ये क्या आपकी किसी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हो पाई वहां पर कि आखिर ये हंगामा किस वजह से हुआ? आखिर जिलाध्यक्ष ने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए? जी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने मनिहारी के जो वर्तमान विधायक है अभी कांग्रेस से, मनोहर सिंह जी, उनके बारे में और जो कांग्रेस के राष्ट्र महासचिव हैं तारिक अनवर जी, उनके बारे में कुछ कटाक्ष किया और उनके बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी की। उसी को लेकर जो कांग्रेस के नेता सुनील यादव जी हैं, उन्होंने उन्हें मना किया कि मंच पर इस तरह का भाषा उपयोग ना करे। तो उसी में दोनों में तकरार हो गई और कांग्रेसी कार्यकर्ता जो सुनील यादव के जो समर्थक थे, वो जो है जिलाध्यक्ष से भिड़ गए और बहुत देर तक हंगामा चलता रहा। बिल्कुल। तो फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए मनीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी मनीष जो अधिक जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से आपको बता दें कि कटिहार में कांग्रेस के कार्यक्रम में, यानी कि कांग्रेस जो किसान सत्याग्रह पदयात्रा निकाल रही है, उस कार्यक्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ भिड़ गए और इस दौरान वहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें आपको कि इस कार्यक्रम में खुद बिहार कांग्रेस के प्रभारी भगचरण दास के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के अलावा तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेसी कार्यकर्ता एक दूसरे से आपस में भिड़ गए। हालांकि उसके बाद बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मामला पूरी तरीके से शांत हो गया है। बक्सर में डीटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीटीवी की खबर के बाद एसपी ने एक खबर पर संज्ञान लिया है। दरअसल घूस लेते हुए पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा था और इसके बाद एसपी ने कहा है कि जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। नवानगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो बड़ी खबर आपको बक्सर से बता दें, जहां पर घूस लेते पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ था जिस पर एसपी ने संज्ञान लिया है। डीटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल डीटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता के साथ चलाया था और अब इस खबर पर बक्सर के एसपी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में दोषी पाए जाने पर उस पुलिसकर्मी पर कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर बक्सर से आपको बता रहे हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, डीटीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है और एसपी ने जांच के लिए आदेश दिया है, संज्ञान ले लिया है। सुमित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? तो आपको बता दें कि डीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। घूस लेते पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसकी खबर डीटीवी भारत ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी और इस खबर के बाद बक्सर के एसपी ने इस मामले में संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मी पर कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें बक्सर से है, जहां पर पुलिसकर्मी की घूस लेते एक वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद एसपी ने इस मामले में संज्ञान लिया है और दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। और इस खबर पर एक बार फिर से हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, एसपी ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि अब कार्रवाई होगी जो इसमें दोषी होंगे। जी अविनाश, आपको बता दें कि ये वीडियो जो वायरल हुआ था वो नावानगर थाना का बताया जा रहा है, जिसमें कि सिपाही द्वारा अवैध रूप से वसूली की जा रही थी। जो डुमराव विक्रमगंज जो नेशनल हाईवे है उस पे ये अवैध वसूली हो रही थी, जो कि नावानगर थाना क्षेत्र में ही आता है। आपको बता दें कि ये बालू की जो अवैध लोडिंग होती है या फिर उसको लेकर के जो ढुलाई होती है, उसे लेकर के रात्रि में ये अवैध वसूली की जा रही थी। बिल्कुल, और इस पर एसपी ने अब संज्ञान ले लिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में दोषी पाए जाने पर इन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह ने इसे संज्ञान में लेते हुए जांच की बात कही है, जिसमें सार्जेंट मेजर और डीएसपी रैंक के अधिकारियों को जांच पे लगाया गया है और जांच के बाद ही उन्होंने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। बिल्कुल, तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सुमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि डीटीवी भारत की खबर का एक बड़ा असर हुआ है।
पुलिसकर्मी का वायरल एक वीडियो जिसमें घूस लेते हुए, अवैध वसूली करते हुए पुलिसकर्मी दिख रहे थे। और इस मामले में जब एसपी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि इस मामले पर अब जांच होगी, जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कोरोना ने एक बार फिर से देश में रफ्तार पकड़ ली है। देश में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और इस संक्रमण के कारण कई राज्य अलर्ट पर हैं। बता दें आपको कि केंद्र सरकार की टीम की भी एक टीम तैयार की गई है जो जांच करेगी कि आखिर क्यों बढ़ रहा है देश में कोरोना का संक्रमण। तो बढ़ते संक्रमण के कारण कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि देश में कोरोना एक बार फिर से पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार की टीम जांच के लिए तैयार है। आपको बता दें कि देश में भले ही वैश्विक महामारी कोरोना का कहर खत्म होते होते नजर आ रहा था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि आखिर कोरोना इतना क्यों बढ़ रहा है, इसमें केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई टीम अब जांच करने को तैयार है। तो देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश सर, जिस तरीके से कोरोना लगा था कि अब खत्म हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। राजेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए आपको कुछ और डिटेल बता देते हैं। लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए जो तैयारियां कर रखी थी, सरकार ने जो तैयारियां कर रखी थी, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र, केरल, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो ये वो राज्य है जहां पर कोरोना एक बार फिर से पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए जारी एडवाइजरी को ताक पर रख दिया। ऐसे में यह महामारी एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगी है। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पुराने रंग में लौटता हुआ नजर आ रहा है, जिससे भारत की टेंशन बढ़ गई है। महाराष्ट्र, केरल समेत देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से दिखने लगा है। तो दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पिछले दिनों अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी कि एम्स ने जिस तरीके से वहां की जो रिपोर्ट है वो जारी की थी और उसमें बताया था। हालांकि इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्भय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्भय, एक बार फिर से देश में कोरोना पैर पसार रहा है। चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर से बता दें कि देश में कोरोना वायरस के जो नए स्ट्रेन हैं उसके सामने आने के बाद संक्रमण के खिलाफ जो लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है और अब कठिन होने वाली है। क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली में भी एक नई दिल्ली यानी कि देश की राजधानी नई दिल्ली में एक एडवाइजरी जारी की गई है और इसके तहत आपको बता दें कि 5 राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, इसके अलावा केरल, महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं जहां से नई दिल्ली आने वाले लोगों को अपनी कोरोना की जो रिपोर्ट है वो दिखानी पड़ेगी। अगर निगेटिव रिपोर्ट होगी तभी उन्हें एंट्री दी जाएगी। निर्भय हमारे साथ है, एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निर्भय, मेरा फिर से वही सवाल कि एक बार फिर से देश में कोरोना पैर पसार रहा है। बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से देखा जाए तो फिलहाल देश में कोरोना के जो हालात है वो फिर से एक बार बिगड़ने लगे हैं। और जिस तरीके से ये उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन जांच में अगर देखा जाए तो कोरोना के अब तक के जो दूसरा स्टेज है उसमें 5 ऐसे लक्षण, 5 देशों के 5 ऐसे लक्षण जो है वो देश में पाए गए हैं। और इसको लेकर के खुद 2 दिन पहले एम्स अस्पताल दिल्ली जो है उसके निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी खुद लोगों को सफर करने से मना करते हुए कहा था कि देश में कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और नए स्ट्रेन में देश की हालत एक बार फिर से खराब की है और आगे आने वाला जो दिन होगा उसमें भी काफी खतरनाक स्थिति इसको देखने को मिल सकती है। बिहार में कैसी स्थितियां हैं जिस तरीके से देखा जाए तो हालांकि उसका सीधा जीता जागता नजरिया जो है वो केरल है, इसके अलावा महाराष्ट्र है जहाँ पे फिलहाल नाइट कर्फ्यू भी चल रही है। लेकिन वहाँ की स्थितियों को देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसको लेकर के हालांकि केंद्र सरकार भी सक्रिय है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको लेकर के बैठक की है, लेकिन सरकार ने साफ तौर पे इसको देखा और एक कमेटी बनाई गई। नए स्ट्रेन जो आए थे इसको लेकर के एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी में लगभग 3500 सैंपल देखे गए, जिनमें से पहले यूके वेरिएंट के, इसके अलावा जिसमें जो वेरिएंट लिए गए थे उसमें 187 मामले देखने को आए थे। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के वेरिएंट लिए गए, 6 लोगों में पाया गया था उसका। तीसरा जो था वो ब्राजील से, चौथा जो था वो
मतलब इस तरीके से कई सारे देशों के देखने के बाद ये पुष्टि हुई कि देश में बिल्कुल। यानी कि जो कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है उसमें 5 वेरिएंट जो है अब तक भारत पहुंच चुके हैं और बिल्कुल। इसके लिए लगातार जांच चल रही है। जी अविनाश। अब बिल्कुल निर्भय, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि देश में वैक्सीनेशन की भी पूरी तरीके से जो डोज है वो दी जा रही है, उसके बावजूद भी दूसरे जगहों पर इस तरीके से कोरोना के नए स्ट्रेन का आना ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहा है। बिल्कुल, एक बार सवाल अविनाश फिर से रिपीट करेंगे। अब बिल्कुल, मेरा सवाल ये था निर्भय कि एक तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से जारी है, वो चल रही है, इस बीच कोरोना के जो नए स्ट्रेन हैं वो आ रहे हैं, क्या वाकई में चिंता बढ़ाने वाले हैं ये? बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल लाजमी है अविनाश, जिस तरीके से आपने सवाल किया कि कोरोना का जो वैक्सीनेशन है वो लगातार चल तो रहा है, लेकिन इस बीच देश में कोरोना जो है वो अपना पांव पसारते जा रहा है। ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो सुरक्षित रहे और जिस तरीके से सरकार ने कोरोना एडवाइजरी के नियमों की पालन की जरूरत है, तो वो लोग, हालांकि अब ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना की जब शुरुआत हुई थी उस दौरान जब देश में लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद लोगों ने सारे नियमों को मानो ताक पर रख दिया है, लेकिन अब भी उससे बचने की जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आम लोगों को भी जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उससे लोगों को फायदा मिल रहा है, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो है दूसरे चरण की ये जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो दूसरे चरण में है और इस दूसरे दौर में अभी सभी आम लोगों को ये वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे में लोगों की बचने की जरूरत है। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा भी लगातार कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा आपको वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए। हालांकि अब भी देश में देखें तो भारत ऐसा देश रहा है कि पूरे विश्व में भारत सबसे तेजी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में आगे चल रहा है, जिसमें अमेरिका को भी इससे पछाड़ दिया। इसके अलावा बिल्कुल, तो निर्भय जिस तरीके से हमने पसारा तो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। निर्भय, फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी निर्भय जो अधिक जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से आपको बता दें कि देश में कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाली बात जरूर है। महाराष्ट्र, केरल समेत देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखकर अलर्ट जारी किया गया है। जो लोग मन में अगर कुछ करने की ठान लेते हैं तो वो उस काम को कर ही जाते हैं। जिंदगी अगर आपको कुछ नहीं देती है फिर भी आप अपने हुनर से दुनिया जीत सकते हैं और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बक्सर की एक बेटी विनीता ने। ये रिपोर्ट देखिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बक्सर की बेटी विनीता पर अक्षरशः फिट बैठती हैं। वो कहा जाता है ना कि जो लोग मन में अगर कुछ बड़ा करने की ठान लेते हैं तो वो उस काम को कर ही जाते हैं। जिंदगी अगर आपको कुछ नहीं देती है फिर भी आप अपने हुनर से दुनिया जीत सकते हैं और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बक्सर की रहने वाली विनीता ने। दरअसल विनीता बचपन से ही बोल और सुन नहीं पाती हैं, लेकिन उनकी बनाई गई पेंटिंग और कलाकृतियां बोलती हैं। नाम? लावण्या राय। अपनी मम्मी की पेंटिंग्स के बारे में कुछ बताएंगे आप? मम्मी बचपन ही से पेंटिंग करती है। नाना हमको बता रहा है, जब से हमको होश हुआ तब से हम देख रहे हैं कि मम्मी पेंटिंग बचपन ही से करती है, 6-7 साल से ही, और उसको पेंटिंग में इंटरेस्ट आने लगा था, इसलिए उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दिलाई गई थी। उसके बाद फिर वो अपने से खुद ही करने लगी थी। विनीता बचपन से ही बोल और सुन नहीं पाती, लेकिन बचपन से ही उनको पेंटिंग का शौक रहा है। विनीता के परिजन बताते हैं कि उनकी प्रतिभा ऐसी है जिसके बल पर उन्होंने राज्य स्तर की प्रतियोगिता में द्वितीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑल इंडिया आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन में मम्मी फर्स्ट आई थी, तो ये उसका सर्टिफिकेट है। और ये बिहार भर में सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन हुआ था, उसमें सेकंड आई थी। और ये क्रायलन फ्रॉलॉक का ये नाम का कोई कंपटीशन हुआ था, उसमें मम्मी फर्स्ट आई थी। इसके 2 कंपटीशन हुए थे।
और ये चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से हुआ था, जिसमें मम्मी 3rd आई थी। और इसमें भी 3rd आई थी। ये उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की तरफ से है। ये संस्कार भारती में मम्मी प्रदर्शनी हुआ था, उसका सर्टिफिकेट है। और ये बुक्स में मम्मी का नाम निकला था। और ये पेपर कटिंग्स हैं। विनीता के पति बलराम राय को शादी से पहले ही यह पता था कि उनकी होने वाली पत्नी बोल और सुन नहीं सकती हैं। बावजूद इसके उन्होंने उनसे शादी की और विनीता के हुनर को निखारने में लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। शादी से किए तो पता चला कि मैंने बोल नहीं रही है, सुन रही है। जो सामान मांग रही है वो सामान मार्केट से लाते हैं। जो बना रही है सामान बनाने के लिए पेंटिंग मांगती है, ब्रश मांग रही है, सब ला रहे हैं, दे रहे हैं, बना रही है। उसको और आगे बढ़ाने का ये है कि जितना आगे बढ़े। विनीता के पति बलराम राय बताते हैं कि शादी के बाद वो कला से दूर हो गई थी। परिवार को संभालने में उनका अधिक समय निकल जाता था, लेकिन अब उनके हुनर को निखारने का प्रयास करना है ताकि उनकी कला को एक नई पहचान मिल सके। डीटीवी भारत ऐसी बेटियों के हुनर के साथ साथ उनके सपोर्ट में खड़े परिजनों को भी सलाम करता है। डीटीवी भारत के लिए बक्सर से सुमित के साथ नमो मिश्रा की रिपोर्ट। तो फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।